है। अच्छा संजय जी, जयंत चौधरी को भी गले लगा लिया है। कहते थे कि मैं कोई चवन्नी हूँ जो पलट जाऊंगा, लेकिन पलट गए। नहीं, पलटना नहीं, आना और जाना। आपने देखा होगा कि आज के दिन नीतीश कुमार के लिए कहते थे कि हम इनको नहीं लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को ले लिया और नीतीश कुमार जी के साथ फोटो भी डाले अमित शाह जी। राजभर जी जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव के गुट के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में। पहले तो बताइए, आपके संपर्क में तो कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो आजकल देखने को मिल रहा है, ये सारे पिछड़े नेता पिछड़ों की पार्टियां तोड़ने के पीछे का है। मतलब पिछड़े नेता ही पिछड़ों की पार्टियां तोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो वोट बैंक के कहाँ नाते आप एनडीए के साथ हैं, पीडीए के साथ क्यों नहीं चले जाते हैं? 2024 को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? कितनी सीटों पे लड़ेंगे 2024 में? तो इंडिया गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं? ये 18 तारीख को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं। भाजपा के किसी नेता की खरीदी क्यों नहीं खटखटा रही है दरवाजा? मोदी ओबीसी नहीं है, मोदी बाद में ओबीसी बने, आप इस पर क्या कहेंगे? नमस्कार, आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। आप मोदी जी से मिलकर के आए हैं, नड्डा जी से मिलकर के आए हैं, अमित शाह जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, योगी जी से भी मिले हैं। क्या बात है संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो बधाई दूंगा आप जैसे चैनल के और आपके श्रोताओं कि हम लोगों को इस लायक लोगों ने समर्थन किया कि हम माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी जी कि जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उन्होंने मिल के एक उस समय दुख देने वाला राज रावण राज खत्म किया था। इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को एक मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी ने गले लगाया। अच्छा संजय जी, आज एक और गले लगाया है, शादी जयंत चौधरी को भी गले लगा लिया है। दल और दिल सब आप अपने साथ लेकर चले गए हैं। आरएलडी को तोड़ ही लिया आपने। हम लोग किसी को तोड़ते नहीं, हम लोग जोड़ते हैं। और जिसका भी एनडीए से, एनडीए की नीतियों से समर्थन या उनके विचारों में आ जाता है कि नहीं एनडीए की नीति अच्छी है और डबल इंजन की सरकार ठीक काम कर रही है। पहले के भाजपा और अब के विकासशील भाजपा में बहुत अंतर है। तो आज के भाजपा के उस एनडीए के सोच को देकर अगर हमारे जयंत चौधरी आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत स्वागत है। मेरे मिलने का आशा जो था, वो कहते थे कि मैं कोई चवन्नी हूँ जो पलट जाऊंगा, लेकिन पलट गए। नहीं, पलटना नहीं, आना और जाना। आपने देखा होगा कि आज के दिन में चौधरी चरण सिंह के उस सोच को, उनकी नीतियों को, उनके विचारों को और उनके सपने को चौधरी चरण सिंह के मोदी जी आज उसे लागू कर रहे हैं। तो जिसके पार्टी के मुखिया के नीतियों को हमारी पार्टी लागू कर रही हो तो निश्चित रूप से उनके समर्थक हमारे साथ हैं। तो उनके बीच में जो परिवर्तक वो भी हमारे साथ रहेंगे। और जयंत चौधरी इसीलिए पलटे नहीं हैं बल्कि आए हैं और अपने उस जिन किसानों की, जिन कार्यकर्ताओं को उन्होंने वादा किया उसको उनको भाई किसी भी आदमी को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि चाहिए। तो सम्मान तो सत्ता के साथ ही मिलेगा, सुरक्षा भी सत्ता के साथ मिलेगा और साथ में समृद्धि भी होगी। अच्छा एक बात और बताइए कि आपके घर में तो मांगलिक कार्यक्रम है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, दर्शकों की तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे पूरी टीम की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। लेकिन ये बताइए, अखिलेश यादव जी को कार्ड दिया आपने? अखिलेश जी तो बड़े लोगों की शादी में जाना बहुत पसंद करते हैं। देखिए, पर्सनल और पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है। हम लोग एक तो अखिलेश जी पिछड़ों के नेता, हमारे साथ भी 2018 में हम लोग साथ में रहे। तो जो मांगलिक कार्यक्रम होता है किसी व्यक्ति का नहीं होता, सबके आशीर्वाद, प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है। तो हमने तो सबको दिया है। आज के दिन में कई बसपा के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस को भी दिया है और योगी मोदी को देने के बाद भी बेटा है वो विधायक है और विधायक हो जाता है, विधानसभा में आ जाता है, वो सबका प्रिय हो जाता है। तो माननीय अखिलेश जी को भी चर्चा मैंने जो है शिवपाल जी को पहले दिया। आज अखिलेश जी भी मुलाकात हुई तो विधानसभा में उन्हें भी दिया है। और निश्चित रूप से सबसे आग्रह किया है कि आए। और मैंने अपर्णा जी को भी दिया है, ऐसा नहीं है, उनके परिवार के लोग सामने हैं। और जिसके साथ रहा जाता है तो थोड़ा निश्चित रूप से एक लगाव जाता है। और आज उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा जिसको हमने और भी जो इतने सहयोगी रहे हैं, चाहे वो कारपोरेट्स के रहे हों, चाहे मीडिया के रहे हों। तो मैं तो कितने लोगों के पास नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैंने मोबाइल से, व्हाट्सएप से और सोशल मीडिया से अपने फेसबुक पे डाल दिया, आमंत्रित कर दिया कि भाई जिसका शादी हो रहा है उसका भी सदन चल रहा है और मैं उनका बाप हूँ, मेरे लिए सदन चल रहा है। राम मंदिर की लहर जो है, सीधे जो है अपने सवालों पर आ जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो राम मंदिर की लहर है मंत्री जी, वो कुछ बन नहीं पा रही है, वो कुछ काम नहीं आ रही, इसीलिए आप लोग पार्टियों में तोड़फोड़ शुरू कर दिए हैं।
नहीं, देखिए वो धार्मिक प्रक्रिया हमारी है और हमने जो मोदी जी ने पहले के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए, कभी राम का नाम लेना गुनाह समझते थे और दर्शन करना तो दूर है, नाम भी लिया, दर्शन भी किया और राम मंदिर बनाया और उससे प्राण प्रतिष्ठा भी की और उनके हाथ बाल सका निषाद राज का काम चल रहा है, तो फिर पार्टियों में तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? नहीं, तो हम किसी भी हम लोग देखिए विकास के नाम पर हमारी पार्टी काम कर रही है और विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, जनता के साथ जो हमने वादा किया उसके काम कर रहे हैं और जो मैंने वादा किया था दहशतगर्द खत्म होंगे, हमने जो भी वादा किया था जनता को हम कर रहे हैं, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों के लिए जो नीतियाँ बनाई थी। तो अब डबल इंजन की सरकार देखकर कि निश्चित रूप से विकास, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कहते थे कि हम इनको नहीं लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को ले लिया और नीतीश कुमार जी के साथ फोटो भी डाले अमित शाह जी, मोदी जी भी डाले। देखिए कहने के लिए तो कुछ भी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कहा जाता, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश बगल में बिहार है और उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार के नाते पर पूरे देश में गति से विकास कर रहा है, तो बिहार में भी अगर गति चाहिए तो नीतीश नेता हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और बिना केंद्र और राज्य के दोनों एक साथ समन्वय के विकास संभव नहीं है और इससे पहले भी साथ में रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो विकास चाहते जनता का, तो आए हैं तो स्वागत है और उसमें इसीलिए मैं बधाई देता हूँ उनके। अच्छा, राजभर जी के बारे में क्या कहेंगे? राजभर जी जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव के गुट के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में। पहले तो बताइए, आपके संपर्क में तो कोई नहीं है? नहीं, हमारे संपर्क में तो हम ऐसे नेता है कि सभी लोग रहते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में मैंने बहुत कुछ लाया है, एक नंबर पर लाया, इसमें रोजगार के साधन है, समृद्धि है, प्रोटीन युक्त भोजन है, तो एक तो इसमें अच्छा बेहतर बहुत इसमें संभावनाएं हैं विकास के लिए। तो सभी पार्टी के नेता मिलते रहते हैं, साहब हमारे यहाँ, हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में भी योजनाओं का लाभ दे दीजिए और हमें। लेकिन इस समय पार्टी के गुट के लोग संपर्क में है का जो संदेश जा रहा है वो अलग ही जा रहा है कि मतलब क्या उत्तर प्रदेश में कुछ खेल वेल करने का तो नहीं? हम लोग इससे बहुत दूर रहते हैं। हम लोग खुद मोदी और योगी के साथ हैं और हम लोग जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी। 2018 में मैंने अखिलेश जी के साथ था, पूरा अंतिम तक था। जब उन्होंने जब सबकी टिकट की घोषणा कर दिया, जब लास्ट हो गया तो मैं इधर आ गया। तो मैं तो जिसके साथ रहता हूँ, हम लोग भाई निषाद राज का खून है, तो हम लोग जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो आजकल देखने को मिल रहा है, ये सारे पिछड़े नेता पिछड़ों की पार्टियां तोड़ने के पीछे का है, मतलब पिछड़े नेता ही पिछड़ों की पार्टियां तोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, पिछड़ों का, कोई भी पिछड़ों का नेता है या किसी भी वर्ग का नेता, किसी जाति का नेता है, तो नेता इसीलिए नेतृत्व करता है कि उसको जो है लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, इसे लीडर कहते हैं। और लीड एग्जाम्पल से लीड करे उसे लीडर कहते हैं। तो लीड और रीड करे, तो लीड और रीड इसीलिए कर सकता है जब उसका विकास होगा, उसकी और सरकार के साथ और सत्ता के साथ रहकर ही अपने जाति, अपने वर्ग का, अपने पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। तो 2018 में फिर अखिलेश जी को आप लीड और रीड नहीं कर पाए थे? नहीं, आपने देखा होगा कि 2018 में हम लोग, 2017 में मैं आया और 2017 में चुनाव लड़ा, हम अखिलेश जी के बसपा के सबके खिलाफ लड़ा, स्वतंत्र आम पीस पार्टी, निषाद पार्टी, और देखा ऐतिहासिक मैंने 7.5 लाख वोट पाया, 50,000 60,000 वोट मैंने लिया और ये लोग 2,000 3,000 वोट से हार गए तमाम में। ये हमारे लोगों को गिनते थे 2,000 3,000 4,000 5,000 वोट है, लेकिन जब हम 40,000 50,000, मैं खुद ही 40,000 आसपास वोट पाया और हमारे यहाँ इसका मतलब 50% वोट पड़ा था, 80,000 वोट है, तो हमारे लोग सभी रिकॉर्ड कर दे 10,000 निषाद होंगे। लेकिन उसके बाद तब निषादों को लगा कि नहीं, इनके पास वोट बैंक बहुत अधिक है और नदियों किनारे जो है ये है, तो वोट बैंक के नाते आप एनडीए के साथ हैं, पीडीए के साथ क्यों नहीं चले जाते हैं? तो पीडीए तो यहाँ काम हो रहा ना, पीडीए जैसे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नाम जो दिया है, तो आज के दिन में आप देख रहे होंगे कि पिछड़ों के नाम पर राजनीति तो हुई, पिछड़ा पर पिछड़ों के नाम मंडल कमीशन आ गया कि इन्हें रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो जब कोई आदमी पढ़ा रहेगा, उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन रहेगा, तब तो उच्च नौकरी पाएगा। तो इन्होंने रिजर्वेशन तो दे दिया, कितना चालाक थे, पढ़ाई नहीं रहेगा, उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन तो मोदी जी ने दिया। अभी आपने देखा होगा इन लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया, और आज के देखो आपने जब चुनाव हुआ था त्रिस्तरीय, कोर्ट हाई कोर्ट ने कह दिया कि पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म कर दो, सीधे चुनाव कराओ। लेकिन मेरी साथ तो पिछड़ों के साथ खड़ी रही सुप्रीम कोर्ट तक, और पिछड़ों, इन लोगों को तो आ गया ना कि इन्होंने पिछड़ों के लिए कोई कानून नहीं बनाया कि जिससे नीति, जब तक नीति नहीं बनेगी तब तक पिछड़ापन नहीं दूर होगा। तो पिछड़ों के लिए नीति बनाने का काम मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। इसकी वजह से पिछड़े नेता और पिछड़ा सब हमारे साथ है, इसीलिए इन लोगों से दूर, इनको पास अवसर था
30 सालों तक लंबा अवसर था। ये लोग जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो इनको वही इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, ये तो फिर और जब सत्ता में नहीं रहते तब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नजर आते हैं। और वैसे ही बसपा का भी है, और जब सत्ता में रहते हैं तब कौन कंपनी याद आती है, बाकी जब सत्ता दूर हो जाते हैं तब दलित नजर आते अरे हैं। मंत्री जी, ये तो सब नेताओं का होता है, जो सत्ता में रहता है उसके पास पावर रहती है। अच्छा ये बताइएगा कि 2024 को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, प्लानिंग हम लोगों ने 39 पार्टियों ने मोदी के साथ बैठकर, सौभाग्यशाली है कि देश में सभी पार्टियों के साथ एक पार्टी निषाद पार्टी को भी, निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल को माननीय मोदी जी ने अपने नेतृत्व में बुलाया था। 39 पार्टियों में हमें भी 5 अवसर मिला था 5 मिनट बोलने का, और मैंने उनको सब रखा कि सब दल जितने भी बने हैं देश में, उनके कोई न कोई क्षेत्र और जाति और धर्म के आधार पर उनकी समस्याएं हैं, और समस्या आवाज़ उठाते थे, लेकिन पिछली सरकारें उन्हें कुचल देती थी, और उसके वजह से उन लोगों ने अपनी आवाज़ को सदन में पहुंचाने के लिए पार्टियां बनाई हैं। इनकी समस्याएं तमाम आरक्षण समझ तमाम है, लेकिन माननीय मोदी जी ने आश्वस्त किया कि हम लोगों ने तय किया, संकल्प किया कि नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। और माननीय मोदी जी ने तय किया, मतलब उन्होंने दोहराया कि हम अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें लाएं, अब तीसरे पर लाएंगे, जो भारत है उसे फिर ताकतवर बनाएंगे। कितनी सीटों पे लड़ेंगे अब 2024 में? जीत के लिए हम लोग आए हैं। आपने देखा होगा कि त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को इसीलिए गले लगाया था कि उस दुख का देने वाले राज को खत्म करने के लिए जीत चाहिए, तो हम जीत देते हैं। 2019 में जीत दिया, अब देखो 2020 में उन्होंने 22 में सीट दिया, और सीट देकर हम लोगों को सभी चारों उसमें जो हमारे जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान, तो कितनी सीटें? तो आज के दिन हम लोग सीट है, बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। 2017 में एक सीट हमने लड़ा था, हाँ, और एक सीट जीता था, 2017 में एक विधायक 70 सीटों में, तो हम तो 70 सीट लेके हार गए, एक सीट जीते। 2022 में आपने देखा हमें 15 सीटें मिली, 11 जीते। इसके मतलब बड़े दलों का है कि छोटे दल के बिना वो सत्ता में नहीं आ सकते, और छोटे दलों का एक सोच मतलब है कि बिना बड़े दल के साथ वो जीत नहीं सकते। तो हम लोग देखिए, हमने तो 40 सीटें निषाद बाहुल हैं जिसमें हमने संगठन खड़ा कर रखा है, और हमने पिछले बार 11 सीटें हारी हुई थी जिसमें 9 जीते। तो भारतीय जनता पार्टी को हम मैसेज डाल रखा है कि हमें जहां जीत सकते हैं और जितनी हम आपको लगता है वो, मैं तो धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को, वो बुलाते हैं समय आने पर और निश्चित रूप से पूछते हैं कहाँ लड़ सकते हो, कहाँ लड़ सकते हो, बस 2 घंटे में बात करते हैं और निश्चित रूप से संतुष्ट करके भेजते हैं, और संतुष्ट करके सीटें सम्मानजनक देते हैं। इसीलिए कार्यकर्ता भी पूरे मनोवेग से काम करके निषाद पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को कार्य करके जीत देते हैं। तो 2022 तो 24 एक ही है कि मोदी जी की जीत होनी चाहिए, और दिल्ली में उनको है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। ये पार्टी तो है ही है कि कम से कम हमारा सिंबल दिल्ली जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र के भविष्य, देश में, दुनिया में एक पहचान का चुनाव है, और राष्ट्र में एक ऐसी नीति बने कि जिससे जन कल्याणकारी। तो इंडिया गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं आप? इंडिया तो पहले मैं कह चुका हूँ, हर चैनलों पर कह चुका हूँ कि इंडिया वो यूपीए का एक कब्रिस्तान था, और उन्होंने उसे छुपाने की कोशिश किया था जितने भी भ्रष्टाचार। लेकिन खौफ दिख रहा है, जो पार्टियों की तोड़फोड़ हो रही है जिस तरीके से, वो दिख रहा है कि 2024 को लेकर डर है बीजेपी एनडीए में। नहीं, असली बात तो यह है कि वो दल जितने थे, तो दल तो फोटो में दिखते, लेकिन दिल अंदर से नहीं दिखते थे। अच्छा। क्योंकि जितने दल हैं वो कांग्रेस के उदासीन, उपेक्षित और षड्यंत्रकारी रवैये के नाते ही वो दल का निर्माण किए हैं, और बना लिया, इतने साल से उनके विरोध में प्रचार किया, अब आप उनके साथ रह के कैसे हो सकता है। इसीलिए धीरे धीरे हमने बताया था कि बिटोर जोगी मठ उजाड़ हैं, और सब किसी बिना दुल्हे की बारात है, और सब दुल्हा बनना चाहते थे। अब देख लो, सारे लोग कम से कम जान गए कि कांग्रेस के साथ रहने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब कांग्रेस का कुछ वोट है नहीं, बल्कि जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2017 में 100 सीटों पर समझौता किया था, 100 सीट कांग्रेस लड़ी और 303 सीट भारतीय सपा लड़ी थी। और देखो, कांग्रेस सटते ही सपा साफ होना शुरू हो गई, और एक बार और देख लो, सपा के साथ कांग्रेस हो जाता, जो भी बचा हुआ वो भी साफ हो जाए। अभी 18 तारीख को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं। अभी तो समय खत्म हो गया ना, पहले आना चाहिए, तो जब उनके लोग ही टूट के खत्म हो गए
देखिए, न्याय जो यात्रा है जिसे कहते हैं, तो जनता जज होती है, जनता जनार्दन होती, जनता फैसला लेती लोकतंत्र में। और जनता ने फैसला ले रखा कि इनकी जो यात्रा थी लंबे समय तक कांग्रेस की, वो हमारे देश और जनता के हित में नहीं थी, इसलिए उन्हें हटा दिया। आज के दिन जनता ने फैसला सुना दिया है कि ये न्याय नहीं दिलाने वाले हैं। चाहे धारा 370 के बहाने हिंदू मुसलमान के झगड़े थे, खत्म हो गया। राम मंदिर बनाने के लिए लोग भी पहले भी कोर्ट को एविडेंस दे सकते थे, कोर्ट को सारी चीज़ें दे सकते थे। कोर्ट को अगर सब कुछ मिल जाए समय पर, तो उनका एक समय सीमा है, उसके अंदर उनको फैसला देना ही है। इसके मतलब ये लोग उस न्यायालय में जो कोर्ट को चाहिए था राम मंदिर बनाने के लिए, वो सारे कागज समय पर नहीं देते थे, उसे लटकाए रहते थे। इसके लिए देखिए, न्यायालय अगर न्याय दिलाया तो मोदी जी ने दिलाया है। इसी तरीके से हर क्षेत्रों में। तो आपके हिसाब से क्या मोदी जी ने, मतलब मोदी जी ने ही मंदिर बनवाया? भारतीय जनता पार्टी, मतलब हमारी जो लड़ाई है, किसी ने राम मंदिर को एजेंडा नहीं बनाया कि देश के आस्था का केंद्र है। और चलो, हम भी यहाँ के 90% के आसपास हिंदू हैं, और इनकी मुसलमान से 500 वर्ष से लड़ाई तो हो रही मुगलों और अंग्रेजों के समय से। लेकिन जब लोकतंत्र की स्थापना हो गई, राजनीति आ गई, तो कोई पार्टी ऐसा नहीं की कि चलो हम भी इनमें पक्षकार बन के इनकी मदद करें और संघर्ष करके न्याय दिलाएं। तो कोई तो खड़ा नहीं हुआ। खड़ा 2024 में राम मंदिर का कितना आप योगदान देख रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि 14 बरस बाद राम आए, राम राज आया था तो भी दीपावली हुई, 500 बरस बाद आए, निषाद राज भी मूर्ति लग रही है। अब कोई भी ऐसा पूरे हर पार्टी में रहने वाले जो उनके वर्कर थे, उन्होंने भी दीपावली मनाई 22 तारीख को। जब सब दीपावली मनाए तो वोट भी देंगे, चाहे वो सपा बसपा में रहे हो चाहे किसी में, सबने उस आस्था को स्वीकारा और सबने भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष को भी स्वीकारा। इसलिए 22 तारीख को जब दीपावली मना लिया तो वोट भी देंगे। तो फिर पार्टियां तोड़ने फोड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? उधर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देखिए, हमारे जो है तमाम लोगों से संपर्क किया जा रहा है, फिर नीतीश कुमार, फिर जयंत चौधरी। देखिए, उधर झारखंड में भी बड़ा प्रयास किया पर वो सफल नहीं हो पाया। अभी कह रहे हैं इधर 12 तारीख को भी खेला हो सकता है बिहार। देखिए, एक तो होता फिसलना, एक होता संभलना। ये लोग जब अपने लोगों को संभाल नहीं रहे तो टूटेंगे। इसके मतलब अगर उन्हें उचित सम्मान मिलता है इनके साथ, तो इधर क्यों आते? हमारे यहाँ सम्मान इसलिए है कि कोई भी नीत और नियत, आपने देखा होगा, यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, यही गरीब भूखों मर रहा था, नीत बन गई, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा। यही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है। 70 साल मुसलमान इन्हें वोट दे रहा था, कहीं गरीबी बढ़ गई उसकी भाई। तो आज के दिन में इसके मतलब मकान उसका अधिक हम बना रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, उसको अनाज हम दे रहे हैं। इसके मतलब जब उसकी हम देखभाल कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, और उसे हम बिना भेदभाव काम। कोरोना में आपने देखा होगा एक इतिहास हुआ, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में हमने सेवा में आया, जो मॉडल हम लोगों ने प्रस्तुत किया। तो आज जब सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हम राजनीति से सुरक्षा। अच्छा मंत्री जी, आप पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों पर ही बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला कि मैं इतना बड़ा पिछड़ा, मैं सबसे बड़ा पिछड़ा मैं हूँ। तो आप फिर उसके बाद राहुल गांधी ने कह दिया कि मोदी OBC नहीं है, मोदी बाद में OBC बने। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो संविधान में, पहले तो मुझे बताइएगा, ये सबसे बड़ा पिछड़ा वाली जो एक पदवी है, ये कहाँ मिलती है? देखिए, सबसे बड़ा पिछड़ा, सबसे बड़ा इसलिए कहा जा सकता है तो दो बातें हैं। हाँ। एक तो पिछड़ों का नेता बनना, और एक पिछड़ों के लिए काम करना। अगर कोई पिछड़ों के लिए काम करता हो और वो काम करने के लिए उसमें रुकावट पैदा होता, फिर भी काम करके दिखाता हो, अब पिछड़ों की चिंता करता हो। मतलब इतने साल तक कोई भी निषादों का नाम नहीं लेता था, निषाद राज के किले पे एक ईंट नहीं दिया। आज निषाद के घर जाके चाय पीना मोदी का, उसके घर प्रधानमंत्री आवास से बने हों, उसके घर पर उज्ज्वला से गैस मिला हो, उसके घर पर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं था, गए तो चेक कर लिया, देखा नहीं है, पूछा इलाज के लिए कुछ है, कहने 2 घंटे के अंदर बन गए। इसके मतलब कितना पिछड़ापन है। किसी प्रधानमंत्री ने कभी तो कहीं नहीं गए ना, किसके यहाँ जाते थे? जमींदार के यहाँ जाते थे, बड़े लोगों के यहाँ जाते थे। अगर किसी ने चिंता की, गए तो देखा ना कि उसके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, उसके पास किसके वजह से मकान मिला। तो जो पिछड़ों के साथ रहे और दर्द बांटे, उसे कहा जा सकता सबसे बड़ा पिछड़ा। पिछड़ों के नाम पर तो नेता थे, नीति क्यों नहीं बनाई? अगर नीति बनाई होती, दलितों के नाम पर नेता थी, नीति बनाई होती, तो आज के दिन में किस तरीके से इनकी दशा खराब है। आज कम से कम, आज देखिए, कभी बजट पारित हुआ है तो पहले क्या था,
मत्स्य विभाग को कोई एक नाम नहीं लेता था। 18% आबादी है, 18% अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा, नदियों ने उजाड़ा, ये उजड़े हुए परिवार हैं। अंथा समय अंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 से कहती है इनको 74 प्रकार का व्यवस्था दिया जाए, इन्हें अनुदान दिए जाए, इन्हें शिक्षा के लिए दिए जाए, रोजगार दिए जाए, तब जाके विकास की मुख्यधारा में आएंगे। आज 3000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने पूरे 67 साल में दिया था। कभी इस नाम को कोई नहीं जानता था, नाम लेना नहीं जानते थे कि निषाद क्या होते हैं, मछुआरे क्या होते हैं, पशुपालक क्या होते हैं, हरित क्रांति, नीली क्रांति सब है। आज 39,000 करोड़ रुपया दिया है। आज के दिन प्रधानमंत्री संपदा योजना है, उनको क्रेडिट कार्ड के लिए था, किसान क्रेडिट कार्ड था। मैं गया मोदी के पास, हमने कहा कि जिनके पास खेती है उन्हें तो मिल जाता है लेन, लेकिन हमारे वहाँ तो खेती नहीं है, उजाड़ा हुआ है, अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, नदियों ने उजाड़ा है। तो उन्हें क्या चाहते, हमने कहा उनके लिए व्यवस्था। उन्होंने तुरंत उसकी व्यवस्था कर दी। RBI से आ गया कि कोई भी मत्स्य क्षेत्र में काम करना चाहता है बिना गारंटी के 1,60,000 ले सकता है अब किसान के लिए, वो 3% हो देना। मछुआ कल्याण की स्थापना हमारी सरकार ने की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए। अब उसके बाद आयुष्मान भारत कार्ड नहीं निषाद है तो हम उसे 5 लाख का इलाज करा सकते हैं, वो करा ले, हमसे पैसा ले ले। उसके कोचिंग के लिए हमने पैसा व्यवस्था करी। कोई गरीब का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है तो हम उसे पैसा देते। तो ये व्यवस्था तो पिछली सरकार कर सकती थी ना, क्यों नहीं इन्होंने खोला, क्यों नहीं पिछड़ों का हॉस्टल खोला। आज हमारी सरकार पिछड़ों के लिए हॉस्टल खोल रही है, पढ़ने के लिए, अनुसूचित जात के लिए हॉस्टल। मंत्री जी, जैसे इको गार्डन में हम देख रहे हैं ये शिक्षक भर्ती के 6800 जो पिछड़े तमाम लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, लेकिन फिर उनकी बात क्यों नहीं सुन रही उत्तर प्रदेश सरकार? आरक्षण क्यों नहीं? जैसे हमारे पास एक आरक्षण का मुद्दा था 30 सालों से, हम उसी को उदाहरण में लाऊंगा। हाँ। कि 1950 में संविधान बना, 75/4/1950 एक फाइल है जिसमें संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से कंसर्न मांगा गया था। 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट बन गया, 1936 में शेड्यूल्ड कास्ट बन गया कि शेड्यूल्ड कास्ट, 1941 में जनगणना हुई, 51 में सरकार थी नहीं, जनगणना हुई नहीं, 1950 में चीफ सेक्रेटरी ने कर दिया जो 41-31 की जनगणना के मुताबिक 80 हैं उनको मान लिया जाए। तो ये मछुआरे उसमें 80 में थे, 1961 में 70 लाख थे और 2011 में इन्हें 7,000 गिन के कर दिया। इसके मतलब इनके नाम को पिछड़े में डालना। अभी जब RTI में मांगा 2012 में हम लोगों ने कि हमारी फाइल कहाँ है, न्यायालय में हम चाहते हैं, तो पता चला गृह मंत्रालय से फाइल ही गायब हो गई। 2007 से 2014 तक तो सपा बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी। इसके मतलब हमारी सुरक्षा देना तो आपका काम था ना। ये फाइल गायब नहीं हुआ, मेरे समाज का भविष्य गायब हुआ। आरक्षण नहीं है, खानदानी सुरक्षा है। ये आए पिछड़ों में से हमारा नाम निकालते, 31 दिसंबर 2016 को पिछड़ी से निकाल दिया। बहन जी स्टे लेती रही, 30 साल से लटका के इनकी नौकरियों में डकैती डालते रहे लोग। तो ये चीज़ें जोड़ने का काम होना चाहिए भाई। हमारे लिए मछुआरों ने भी सपा को वोट दिया था, मछुआरों ने भी बसपा को वोट दिया था, लेकिन अपने पावर का बेजा इस्तेमाल किया कि वो नहीं SC में नहीं आएंगे, वो कहने वो OBC में नहीं रहोगे। जब आपके पास पावर नहीं था यहाँ, जब एक बार राष्ट्रपति ने हमें केवट मल्ला मझवार मान लिया तो उधर फाइल गायब करा दिया, तो हमें यहाँ तो कोई मतलब नहीं था, केंद्र से परिभाषित होना था। आप जब देखो विशंबर जी आवाज़ उठाते रहे दिल्ली में तो सपा सांसद भाग जाते रहे, तो इसका मतलब आप पिछड़ों के लिए सदन में नहीं खड़ा रहेंगे तो वोट कैसे मिलेगा। यही आपने बताया ना कि ये जो शिक्षक भर्ती है हाँ। तो न्यायालय में मामला जाता रहा, तो 30 साल न्यायालय में था। अभी पिछले साल तक न्यायालय में हमारा मामला था। तो जैसे न्यायालय से खत्म हो गया, जैसे न्यायालय से खत्म हुआ, मैंने योगी जी को पत्र दिया कि मैं भाई गिनती 1961 में 70 लाख थी, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, RGI ने हमें गिना है। तो उन्होंने RGI को तुरंत चिट्ठी लिखा 2 दिन बाद कि भाई आप दिशा निर्देश दो। RGI ने कह दिया कि नहीं गिनती हुई थी, सही है, हमारे यहाँ कागज है, उसने लिख कर दे दिया। मैंने गृह मंत्री वहाँ A नारायण स्वामी ने जतन में जवाब दे दिया। अब गृह मंत्री ने कह दिया हो जाएगा। तो न्यायालय से जब मामला हट गया तो आज सरकार हमारी पहल कर रही है। तो ये जो शिक्षक भर्ती वाले हैं इनके मामले न्यायालय में है, यही लोग जा रहे हैं, 4-4 गुट है, एक इधर जाता एक उधर जाता। हमारे पास भी आए थे, हमने कहा एक नेता बन जाओ, हम बात करा देते हैं और फिर न्यायालय से अपने मामले उठा लो, काम हो जाएगा। अच्छा, आप तो नड्डा जी से मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं, मोदी जी से तो अभी मिलके आ ही रहे हैं, आप अमित शाह जी से भी मिल चुके हैं। ये बताइए राजभर जी के बारे में कुछ बात होती है, उनको मंत्री काहे नहीं बनाए दे रहे? देखिए हम तो राजभर भाई आए, स्वागत है, पिछड़ों के नेता हैं राजभर के, उनका समस्या हमारा समस्या है क्या, दोनों मिलके हम लोग, वो बड़े भाई हमारे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। हमसे पहले से मंत्री रहे, कुछ ही कारण बस थोड़े चले गए थे, आज फिर NDA की नीतियों से समर्थन में आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। देखिए कोई भी कारणवश, वो तो कहते थे योगी जी घंटा बजाएंगे,
अरे कोई भी नेता मठ में चले जाएंगे ऐसा बोलते थे। कोई भी नेता अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहता है तो कुछ पर समय परिस्थिति के हिसाब से कुछ बोल देता है। तो मंत्री आज 2018 में मैं आया, मोदी के साथ आया 2019 में, सपा बसपा एक हो गई, मैंने जीत दिया। 2019 2020 में उनका मतलब सभी चुनाव हुए थे, उनका नाम है जिला पंचायतों के, मैंने साथ दिए। 2022 में 21 में एमएलसी बना, 22 में मंत्री बना। एक लंबा तो धैर्य जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम धैर्य सिखाते हैं, धैर्य रखें, आज नहीं कल होगा। मैं स्वागत पहले करूंगा, राजभर भाई बनेंगे, आज नहीं कल बनेंगे। 24 में एनडीए कितनी सीटें ला रही है? देखिए अभी तो मोदी जी ने कह दिया ना कि 404 पार एनडीए सरकार, और मोदी जी जो कहते हैं वो सही हो जाता है। और निश्चित रूप से उन्होंने तो ये साम दाम दंड भेद से आएगा कि कैसे आएगा? नहीं, जनता देखिए, जनता वोट दे रही है। आपने देखा होगा कि जनता कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग नहीं बचा होगा जो वोट न दे रहा हो। इसलिए दे रहा है कि राम राज में यही था ना कि जो बिना भेदभाव के सभी जाति। कहता है ईडी का सहारा है, सीबीआई का सहारा है, ये तमाम आईटी का सहारा है, और उसके बाद फिर पार्टियों की तोड़फोड़ का सहारा है। क्या ईडी किसी किसान पर ईडी जा रहा है क्या? किसी मजदूर के यहाँ ईडी जा रहा है क्या? किसी दुकानदार के यहाँ ईडी जा रहा है क्या? किसी कर्मचारी के यहाँ ईडी जा रहा है? लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा के किसी ईडी किसके पास जा रहा घर क्यों नहीं जा रहा? ईडी किसके पास जा रहा है? जो देश के जनता के पैसे का अपने पास स्टोर रखे या कानून का उल्लंघन किए। ईडी एक स्वतंत्र संगठन है, आज की बनी नहीं है, पहले से बनी हुई संवैधानिक स्वायत्त संगठन। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा के किसी नेता के घर ईडी क्यों नहीं खटखटा रही है दरवाजा? ऐसे लोग हैं जो हैं, उनके यहाँ चलते रहते हैं। हमारे यहाँ देखो योगी जी हैं, जब मोदी जी, बहुत कोई ऐसे नेता हैं जिस पे जांच कराते हैं, जांच कराने में ढेर सारे, कोई कितनों रसूखदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, बहुत ऐसे दर्जनों बार लोग हैं, कार्रवाई हुई है। तो मेरे कहने का मतलब यही एक संगठन थे, पिछली सरकारों में संरक्षण मिलता था, आज वही उनको स्वतंत्र किया गया, वो सजा दिलाने में कामयाब हो। हम लोग ईडी जो है, जनता को वादा किया था कि जो भ्रष्टाचारी होंगे उन्हें सजा मिलेगा। तो जनता भ्रष्टाचारियों को कैसे सजा मिलेगा? जब ईडी जांच करेगी, ईडी उन्हें पकड़ेगी, तभी हो पाएगा। दूसरा, जनता हमारे साथ है, इसलिए जीत है हमारे पास। तोड़ने की जरूरत नहीं, जोड़ने की जरूरत। जुड़ रहे हैं लोग। पहले लोग कहते थे अपर कास्ट की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अभी देखिए आप विधानसभा में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में कितने उनके नेता हैं और कितने एक विशेष वर्ग के नेता हैं। हमारे यहाँ देख लीजिए हमके कितने नेता हैं, कि दर्जनों जातियों के नेता वहाँ होंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ा ब्रॉड है, ज़्यादा है, मतलब, लेकिन फिर भी आप देखो कैसे उसमें हम लोगों ने लाया। 11 सीट हमें जीता, हमने 3 निषाद जिताया, उसमें से एक महिला भी लाया, राय भी, तो कई वर्गों को दिया है, और दोनों तालमेल कर हम लोगों ने लिखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपने समय दिया। तो आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी से। बड़ी अच्छी बातचीत हुई, 2024 को लेकर क्या कुछ प्लान है उस पर भी बात हुई, और बड़े अच्छे सवालों के जवाब उन्होंने हमको दिए। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।